बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। माय नेम इज़ वसीम राजा। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। कि सेंटर लाइन मेथड के तहत हम पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेट किस तरह से तैयार करते हैं। इसकी बहुत सी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने आपकी हम्बल रिक्वेस्ट पर ये वीडियो अपलोड की है। और इस वीडियो में मैंने आपको इंतहाई आसान और एक्सप्लेन तरीके से पूरे एस्टीमेट को एक्सप्लेन किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को देखें और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको हर स्टेप बड़े अच्छी तरह क्लियर होगा। और इस तरह की वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। आपको सेंट्रल लाइन मेथड से बहुत से एस्टीमेट मिलेंगे, लेकिन कहीं भी कंप्लीट बिल्डिंग का एस्टीमेट नहीं दिया गया। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट डिटेल एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग बाय सेंट्रल लाइन मेथड। कि सेंट्रल लाइन मेथड के तहत हम अपना बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे तैयार करेंगे। बेसिकली बिल्डिंग एस्टिमेट तैयार करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड एंड सेंट्रल लाइन मेथड। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल लाइन मेथड के हिसाब से एस्टिमेट तैयार करेंगे। ये हमारे पास प्लान है जिसमें किचन है, एक बेडरूम है और एक हॉल है। यहाँ हमें किचन का साइज दिया गया है 3000 बाई 3500, ये 3500 बाई 3500 एंड ये 6800 बाई 4000। ये हमें प्लान दिया गया है और ये हमें क्रॉस सेक्शन दिया गया है। तो चले हम एक्सेल की जानब चलते हैं ताकि हम अपना एस्टिमेट जो है वो तैयार कर सकें। तो ये जैसे कि लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं हमारा प्लान है जिसमें ये हमें किचन शो किया गया है, ये बेडरूम है और ये डोर है, ये इसकी वॉल है और इसके सामने हमें एक बेसमेंट स्टेज जो है वो शो की गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये टॉप सेंटर टू सेंटर हमारे पास डिस्टेंस है किचन का। एक वाल के सेंटर से दूसरे वाल के सेंटर तक 3.3 है। इसी तरह बेडरूम का जो है वो 3.8 है। इस तरह लेफ्ट साइड किचन की जो लेफ्ट साइड है उसका 3.8 है और ये जो हॉल की लेफ्ट साइड है हमारे पास इसका 4.3 है। इसी तरह हमारे पास ये हमें स्टेयर दी गई है जो कि 1500 बाई 900 की है। इसके 3 स्टेप्स हैं और नीचे ही हमें इसका क्रॉस सेक्शन भी शो किया गया है जिसमें हमें दिखाया गया है ये सबसे पहले पीसीसी है, उसके बाद फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है, उसके बाद बेसमेंट स्टेप है और उसके बाद हमारी डोर है और उसके बाद आरसीसी लिंटल है जो कि 100 mm थिक। उसके बाद मैसनरी इन सीमेंट मोटर है 16। उसके बाद हमारी रूफ स्लैब है जो कि 150 और उसके बाद हमारी पैरापेट वाल है 300 mm थिक की 600 हाइट पर। तो ये आपको राइट साइड पे इस क्रॉस सेक्शन में हाइट्स दी गई हैं जिसमें ये 300, 300, 400, 600, 3000 ये सारी इसकी हाइट्स हैं और लेफ़्ट साइड पे इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं जो मज़ीद है कि मैसनरी सीमेंट मोटर 16 से इसका ब्रिक वर्क बनाया गया है और इस तरह ये बताया गया कि आपको 15 mm थिक जो है वो लीन दी गई है और ये आपकी बेसमेंट स्टेयर है जिसमें आपको ट्रेड 300 दिया गया है और राइज़र 150 दिया गया है। ऊपर वाली साइड 300 है, ये 150 है और ये लीन का स्टेप 150 दिया गया है और ये हमें 15 mm थिक लीन बताई गई है। और नीचे जो हमारा फाउंडेशन में जो हमारी मैसनरी है वो हमारी रबल मैसनरी है, उससे हमने सीमेंट मोटर 16 यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद हमें सबसे नीचे पीसीसी दी गई है। और राइट साइड पे हमें फ्लोर दिया गया है, ये हमारा फ्लोर लेवल है जो कि 25 mm थिक है। जिस फ्लोर में जिसमें हमारी 150 mm थिक कंक्रीट यूज़ की गई है, 600 बाई 600 की टाइल्स यूज़ की गई है और 5 mm थिक एडेसिव मोटर यूज़ किया गया है जिसको यूज़ करते हुए हम टाइल्स की फिक्सेशन करेंगे। तो चलें अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ओवरऑल लेंथ जो सेंटर टू सेंटर लाइन की इसकी लेंथ है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे पास इसकी ओवरऑल टोटल लेंथ है ये 41.30, जिसमें ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 3.3 प्लस 3.8 इंटू 3 किया है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 3.3 है, यहाँ से यहाँ तक 3.8 है। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं ये कितनी है 1, 2 एंड 3 है। ये हमारे पास 3 वॉल्स हैं। तो इन
तीनों वाल्स, इसलिए हमें यहाँ पर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये 3.3 दोनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन्स के ये तीनों वाल्स काउंट हो गई। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वाल, सबसे पहले तो ये है हमारे पास, ये 1, 2 और 3 है, जिसकी लेंथ हमारे पास 3.8, ये 3.8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस मीन कि ये और ये वाल भी शामिल हो गई। उसके बाद ये 2 वाल्स बच गई, तो इसकी हमारे पास लेंथ था 4.3, तो 4.3 इंटू 2 कर लिया, क्योंकि ये 2 वाल्स थी तो ये वाल भी इंक्लूड हो गई। तो इस तरह हमारे पास सारी वाल जो है ना इसमें इंक्लूड हो गई हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास 41.30 मीटर। उसके बाद सेंट्रल लाइन के प्रोसीजर के हिसाब से हमने टी जंक्शन कैलकुलेट करने होते हैं कि टी जंक्शन कितने हैं, और उस हिसाब से हमने उसे अपने फार्मूला में यूज़ करना होता है, उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें हमारे पास टी जंक्शन जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 है। ये टी जंक्शन नहीं है, ये एल जंक्शन है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो आपने एल जंक्शन को लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट टी जंक्शन जो है वो कंसिडर करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टी जंक्शन, इस प्लान में हमारे पास टी जंक्शन 4 है, तो ये हमने नंबर ऑफ टी जंक्शन जो है वो 4 लिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये जो टी जंक्शन जो है ये क्यों ले रहे हैं और इसे सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है। जो हम ये नीचे फार्मूला हमारा -4 इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई 2, इसको क्यों किया जाता है और इस टी जंक्शन को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप जब ये स्ट्रेट वॉल लेते हैं, तो आपने जब स्ट्रेट वॉल ली तो इसकी जो एक्सकवेशन या ब्रेक वर्क जो कुछ भी था वो आपने एक बार कंसिडर कर लिया। ये जब आपने यहाँ से सेंटर से इस सेंटर तक ली तो आपने एक बार आपकी एक्सकवेशन यहाँ से यहाँ तक ये सारी इन लेंथ हो गई। तो जब आप ये वाली वाल लेंगे जो इसको टी जंक्शन पे आके कनेक्ट कर रही है, तो तब आप इस वाल की लेंथ इस सेंटर से इस सेंटर तक ले रहे हैं, जबकि ये यहाँ तक तो ऑलरेडी एक्सकवेट हो गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक्सकवेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये यहाँ तक तो ऑलरेडी एक्सकवेट हो रही है। जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ये यहाँ तक तो ब्रिक वर्क ऑलरेडी हो गया है, लेकिन आपने यहाँ सेंटर तक लिया तो आपने ये ब्रिक वर्क इसमें दोबारा इंक्लूड कर लिया है। तो इट्स मीन कि ये ब्रिक वर्क जो दोबारा इंक्लूड हो जाता है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम हमेशा टी जंक्शन लेते हैं। इसी तरह आप अगर एल जंक्शन को फॉलो करते हैं तो एल जंक्शन में आप एक बार ये लेते हैं और एक बार ये लेते हैं, तो उसका ये हाफ पैरामीटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इस सूरत में भी ये हाफ पैरामीटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये हाफ पैरामीटर इधर से मिस हो रहा है और इसका भी हाफ पैरामीटर मिस हो रहा है, तो ये हाफ हाफ दोनों मिलकर जो है वो पूरा बना लेते हैं। क्योंकि जब आप इसकी लेंथ भी ले रहे हैं तो हाफ लेंथ मिस हो रही है, जब इसकी लेंथ भी ले रहे हैं तो हाफ लेंथ मिस हो रही है। इट्स मीन कि वो दोनों हाफ लेंथ जो है वो मिलकर एक कंप्लीट बना देती हैं, तो वो इस तरह वाल सीधी ही हो जाती है। तो इसलिए हमें एल सेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें टी सेक्शन में हमारी जो लेंथ है वो डबल काउंट हो रही है, इसलिए हम इसे जो है वो माइनस करते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हम वाल यहाँ से लेकर यहाँ तक ले चुके हैं और यहाँ तक इसका ब्रेक वर्क हो गया, लेकिन जब ये वाल लेने की बारी आएगी तो हम इसको दोबारा यहाँ से इस सेंटर तक ले लेंगे, इस सेंटर तक। तो ये यहाँ तक तो ऑलरेडी बनी हुई है, हमें यहाँ तक लेनी चाहिए थी, लेकिन हम इस सेंटर तक ले लेते हैं, तो इसलिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यही जो है वो लॉजिक है टी जंक्शन को माइनस करने की। तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि किस फार्मूले के तहत हम डिफरेंट आइटम्स की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारे पास ओवरऑल लेंथ आ गई, जो टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन है, टोटल बिल्डिंग प्लान की जो लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन है वो हमारे पास 41.30 है। इस मीन के ये टोटल जो लेंथ ऑफ वाल है, इस प्लान में जितनी वाल यूज हो रही है उनकी टोटल लेंथ जो है वो 41.30 है। लेकिन डिफरेंट स्टेप्स पर, मतलब एक्सकवेशन में, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, पीसीसी में, स्लैब में, ये लेंथ चेंज होगी। तो उस हिसाब से हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास, अगर किसी भी आइटम की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन, पीसीसी, आरसीसी, या किसी भी चीज़ की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, ब्रिक वर्क की, ब्रिक वर्क की किसी स्टेप की, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ आइटम विच इज इक्वल टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल -4 इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम बाई 2। तो ये लेंथ ऑफ आइटम फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल, जो कि ये हमने ऊपर फाइंड की, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल है 41.30। तो ये इस फार्मूले में सबसे पहले हम 41.30 यूज़ करेंगे, देन -4 फार्मूले का इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। ब्रेड्थ ऑफ आइटम अब क्या चीज़ है, जो हमें क्रॉस सेक्शन में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले पीसीसी नज़र आ रही है, तो ये पीसीसी की ब्रेड्थ होगी,
अगर पीसीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर एक्सकेवेशन का कैलकुलेट करें तो भी पीसीसी की ब्रेथ लेंगे, क्योंकि पीसीसी की ब्रेथ और एक्सकेवेशन की ब्रेथ सेम होती है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फुटिंग आती है, तो अगर फर्स्ट फुटिंग ले रहे हैं तो इसमें ब्रेथ ऑफ आइटम ब्रेथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग आएगी। अगर सेकंड फुटिंग ले रहे हैं तो इसमें ब्रेथ ऑफ आइटम ब्रेथ ऑफ सेकंड फुटिंग आएगी। अगर बेसमेंट स्टेप ले रहे हैं तो इसमें ब्रेथ ऑफ आइटम बेसमेंट स्टेप आएगी। ये हमारी फर्स्ट फुटिंग कहलाती है, ये हमारी सेकंड फुटिंग कहलाती है, और ये बेसमेंट स्टेप, और ये हमारी पीसीसी है। उसके बाद हमारा डोर आ जाता है, फिर लिंटल है। अगर लिंटल को ले रहे हैं तो यहाँ ब्रेथ ऑफ लिंटल आ जाएगी। इसी तरह अगर ऊपर जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर में तो इधर ब्रेथ ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर पैरापेट वॉल में जाते हैं तो उसके हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद ये तो था हमारा किसी भी आइटम की लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला। उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ प्लास्टर, कि अगर प्लास्टर किसी भी चीज़ का फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। तो प्लास्टर के वक्त आपने याद रखना है कि जब भी हमने वॉल्स का प्लास्टर सेंटर लाइन प्रोसीजर के हिसाब से अगर हम फाइंड करें तो उसमें प्लास्टर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल, जो कि ये हमने फाइंड किया 41.30 माइनस 4 इंटू ब्रेथ ऑफ आइटम। इसमें डिवाइड 2 नहीं करना आपने, इसमें आपको डिवाइड 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी लेंथ ऑफ प्लास्टर फाइंड करनी है उसमें आपने ब्रेथ ऑफ आइटम लगाते वक्त बाय 2 नहीं करना, डिवाइडेड 2 नहीं करना। उसके बाद आता है प्लास्टर फॉर पैरापेट वॉल, कि जब भी हम पैरापेट वॉल में अगर हमने प्लास्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। तो उसके लिए होता है हमारे पास 2 क्योंकि पैरापेट वॉल जो होती है वो हमेशा एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं जो कि एक स्क्वायर या एक पैरामीटर में होती हैं। उसके अंदर कोई टी जंक्शन नहीं आता या कोई भी इस तरह की इंटरनल वॉल नहीं आती, क्योंकि पैरापेट वॉल जो होती है वो सिर्फ आउटर वॉल्स पर बनाई जाती है। तो उसके लिए इसलिए अलग से फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पैरापेट वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ पैरापेट प्लस सेंटर टू सेंटर ब्रेथ ऑफ पैरापेट। ये आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एस्टीमेट की तरफ चलते हैं। तो इसमें एस्टीमेट में ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस तरह का आपने टेबल बना लेना है। इसमें जस्ट आपने सेल्स की जो लेंथ विड्थ है चेंज करनी है। आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी सेल की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, आप उसके टेक्स्ट के हिसाब से उसको फिट कर सकते हैं यहाँ से राइट लेफ्ट मूव करके। और अगर रो चेंज करनी है तो वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आप रोज को इस तरह मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये डिफरेंट रोज मर्ज की हुई हैं, यहाँ हमने डबल टेक्स्ट यूज़ करना था तो ये डबल सेल बनाया, और यहाँ पर डबल की ज़रूरत नहीं थी तो हमने दोनों रोज मर्ज कर ली। मर्ज का क्या प्रोसीजर है और ये विड्थ कैसे चेंज करनी है तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो ये एम्प्टी शीट आपके पास प्रैक्टिस शीट जो है वो एम्प्टी मौजूद है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे इसकी फाइल लिंक में दी गई है, आप उसको डाउनलोड करें, उसकी प्रैक्टिस शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टेबल बनाना है तो ये नहायत ही सिंपल तरीका है, मैंने आप इससे पहले कई लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम अर्थवर्क पे आएंगे कि अर्थवर्क जो है वो अर्थवर्क और एक्सकेवेशन हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वॉल्स फाउंडेशन, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैं ये नीचे बताया गया कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल्स जो कि हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया। उसके बाद है 4 इंटू ब्रेथ ऑफ आइटम इंटू 2। तो ब्रेथ ऑफ आइटम क्या लगेगी, ब्रेथ ऑफ पीसीसी, क्योंकि एक्सकेवेशन के वक्त भी पीसीसी की ब्रेथ लेनी है और पीसीसी को खुद एज इट सेल्फ कैलकुलेट करने के वक्त भी ब्रेथ ऑफ पीसीसी ही लेनी है। तो इसलिए हमारा फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, ये ब्रेथ ऑफ आइटम आ गई 41.30 माइनस 4 फार्मूले का, और ब्रेथ ऑफ आइटम हमारे पास ब्रेथ ऑफ पीसीसी आएगी, क्योंकि एक्सकेवेशन और पीसीसी दोनों फाइंड करते वक्त यही ब्रेथ लेनी है। तो ये ब्रेथ हमारे पास कितनी है ये आपको बताया गया 900, जो कि यहाँ पर मीटर्स में पुट की गई है 0.9। ये सारी वैल्यूज मिलीमीटर्स में है, लेकिन आपने इसे जो टेबल में पुट करना है वो मीटर्स में पुट करना है। तो 0.9/2 फार्मूले का है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 39.50। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास टोटल लेंथ थी 41.30 माइनस 4 इंटू 0.9 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास आ गया 39.50। तो इसको हमने इस फार्मूले के हिसाब से अप्लाई किया। तो अब जब भी आपने फार्मूला यूज़ करना है ये दोनों चीज़ें तो सेम आएंगी, 41.30 माइनस 4 भी सेम आएगा, इंटू ये ब्रेथ जो है ये चेंज होती रहेगी हमेशा। फिलहाल एक्सकवेशन थी तो एक्सकवेशन की हमने ली पीसीसी की ली, फिर पीसीसी आएगी तो भी यही रहेगी, फिर फर्स्ट फुटिंग आएगी तो ये 600 हो जाएगी, फिर सेकंड फुटिंग आएगी तो ये 500 हो जाएगी, फिर थर्ड फुटिंग आएगी तो ये 400 हो जाएगी। ये सिर्फ ये चीज़ चेंज होती रहेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी।
तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो लेंथ ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ये जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई 31.50, तो यहाँ हमने पुट कर दी 39.50। तो अब आती है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन में दी गई है 900, हमने यहाँ मीटर्स में पुट कर दी, डिवाइड 1000 किया तो ये 0.90 आ गया। उसके बाद हाइट है, तो क्योंकि हम एक्सकवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सकवेशन जो होती है वो ग्राउंड लेवल तक होती है, तो हम देख लेते हैं ग्राउंड लेवल तक हमारी कितनी है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये आपको शो किया गया यहाँ पे, यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी बन रही है 300, 300, 400, तो ये कितनी होगी 600 + 400, ये 1 मीटर होगी, तो ये हमने यहाँ पर 1 मीटर लगा दी। उसके बाद बेसमेंट एट स्टेयर फाउंडेशन, अब हमारे पास एक स्टेयर भी है, वो भी हमारी फाउंडेशन में आ रही है, तो उसकी भी हम एक्सकवेशन करेंगे। जैसे कि ये स्टेयर है, इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल आ रहा है, तो इसके ग्राउंड लेवल से जितना जो नीचे पोर्शन होता है वो सारा एक्सकवेशन में आता है। तो स्टेयर के लिए भी हम एक्सकवेशन करेंगे, तो उसमें ये जितने हिस्से में हम लीन डाल रहे हैं इतने हिस्से में हमें एक्सकवेशन करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि ये लीन हमारी कितनी है। हमें बताया गया है कि हमारा ट्रेड जो है, जो हमारा ट्रेड है वो 300 है और राइजर 150 है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ हमें यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हैं 1500 मीटर जो स्टेयर हमें दी गई है उसकी लेंथ है 1500 मीटर। तो साथ में इसे 150 का ऑफसेट दिया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में। प्लान में तो वो आप ऑफसेट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्लान में आपको किसी भी चीज़ के ऑफसेट नहीं नज़र आ रहे, लिहाजा स्टेयर का भी नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं ये 150 का आपको ऑफसेट दिया गया है। इट्स मीन कि इस 1500 150 के इधर भी ऑफसेट है और 150 के इधर भी ऑफसेट है, तो इसलिए हमने 1500 में 0.15 ऐड कर लिया और फिर 0.15 दूसरी ऑफसेट ऐड कर लिया। ये 1.5 तो इसकी अपनी लेंथ थी और ये 0.15 एक तरफ से ऐड कर लिया और ये 0.15 दूसरी तरफ से ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल बन गया 1.80। हम इसको ऐड करेंगे तो ये 1.80 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो नीचे लीन हमने डाली ओवरऑल ये हमारे पास आ गई 1.80, इसकी लेंथ आ गई। अब ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ लेंथ आपको प्लान में नज़र आती है और ब्रेड्थ आपको जो है वो क्रॉस सेक्शन में नज़र आती है। तो अब हम इसकी क्रॉस सेक्शन की मदद से इसकी ब्रेड्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टेप तो हमें पता है, ये 300 है, ये भी 300 है, ये भी 300 है और ये 150 है। तो इन अगर तीनों को हम ऐड कर लेंगे चारों को, तो ये हमारे पास इसकी टोटल ब्रेड्थ आ जाएगी यहाँ तक। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये लीन सिर्फ इस तक यहाँ तक है, ये आगे तो आपकी फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जबकि ट्रेड जो आपको दिया गया वो यहाँ तक दिया गया है, लिहाजा ये जो पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो ये छोटा सा पोर्शन कितना है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये 500 माइनस 400, ये 500 में से 400 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 100, ये हमारे पास 100 आ गया। 500 माइनस 400 तो ये हमारे पास आ गया 100, डिवाइड 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 50। इट्स मीन के 50 का ये यहाँ पर ऑफसेट है लेफ्ट साइड पे और 50 का इधर ऑफसेट है, तो मीन्स के हमने 50 इसमें काउंट नहीं करना, बाकी की वही लेंथ रहेगी। तो अब यहाँ तक का इसकी लेंथ हमने काउंट करनी है, तो ये हमारे पास 150 है प्लस अब ये एक स्टेप है और ये 2 स्टेप है, ये दोनों कितने हैं 300 के हैं, ये 300 प्लस 300। अब ये 300 का नहीं है, इसमें से ये 50 आपने माइनस करना है, क्योंकि आपने यहाँ तक लीन लेनी है, यहाँ तक ये वाली लीन। तो ये ले लिया पहले यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ तक ले लिया। अब ये छोटा सा पोर्शन है, तो इसमें से जब ये 50 माइनस करेंगे तो ये छोटा सा पोर्शन आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 300, इसमें से 50 किया तो कितना बच गया 250। तो ये हमारे पास आ गया 1000, डिवाइड 1000 किया तो ये हमारे पास आ गया 1 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी हाइट जो है वो, जो इसकी ब्रेड्थ है सॉरी, वो हमने 1 मीटर लिखी है और इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल तक होगी, और वो ग्राउंड लेवल तक आपको ये हाइट बता दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको बताया गया है कि 15 mm थिक लीन है, कि इसकी जो हाइट है वो 15 mm है। सो ये 15 नहीं 150 mm है, तो ये हमने 150 mm ले ली, डिवाइड 100 किया, सॉरी डिवाइड 1000 किया तो ये हमारे पास 0.15 आ गई। 150 डिवाइड 1000 किया तो ये हमारे पास 0.15 आ गई। इन हम चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल एक्सकवेशन आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास पीसीसी। तो पीसीसी जैसे कि हमने पीछे भी लेक्चर्स में पढ़ा कि पीसीसी और एक्सकवेशन की लेंथ जो होती है वो हमेशा सेम होती है। आपने सेम यहाँ से इक्वल प्रेस करना है और इधर ऊपर से वही लेंथ ले लेनी है, फिर यहाँ भी ऐसे इक्वल प्रेस करना है और ऊपर से वही लेंथ ले लेनी है। इसमें हमेशा लेंथ सेम होती है, ब्रेड्थ भी सेम होती है, इसलिए यहाँ 0.90 और 1 लिखा है हमने। तो इसमें सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो हमारा हाइट का डिफरेंस होता है कि जो हमारी हाइट होती है वो इसमें सेम नहीं होती, क्योंकि जो एक्सकवेशन होती है वो तो हम ग्राउंड लेवल तक करते हैं, जबकि पीसीसी की जो डेप्थ होती है वो हमें ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन में दी होती है। तो जो एक्सकवेशन की थी वो तो हमने ग्राउंड लेवल तक ली थी यहाँ तक, जबकि अब जो हमने डेप्थ लेनी है वो पीसीसी की है। तो पीसीसी की हमें 300 दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 300 लगाई, डिवाइड 1000 कर दिया। तो ये हमने इधर 300 सॉरी इधर आप इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ से 300 लेंगे, डिवाइड 1000 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आपके पास 0.30 आ जाएगा। तो ये आप चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे इसकी भी डेप्थ जो है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है, ये आप देख सकते हैं 150। ये 150 आपको डेप्थ दी गई है इसकी भी। तो ये आ गई 0.15, चारों को मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास नेट पीसीसी आ गई। अब इसके बाद आता है हमारे पास रैंडम रबल मैसनरी इन सीमेंट मोटर 16। अब हम रबल मैसनरी इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ऊपर आपको क्योंकि नहीं समझाया कि हमने एक्सेल में ये वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सेम यही प्रोसीजर आपने ओवरऑल द शीट यूज़ करना है। अब पूरी शीट में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये सेम ही प्रोसीजर है सब में यूज़ करने का, और इससे पहले भी मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा आपकी याददाश्त के लिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि ये ऊपर हमने फार्मूले के तहत कैलकुलेट की, जो कि ये हमारे पास फार्मूला था, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वाल, जो कि ये हमने कैलकुलेट किया 41.30 और -4 फार्मूले का इनटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। तो पहले हम एक्सकवेशन कैलकुलेट कर रहे थे, लिहाजा ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी ली थी। अब हम रैंडम मैसनरी फर्स्ट फुटिंग पे हैं, तो ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग होगी, सेकंड फुटिंग पे जाएंगे तो ब्रेड्थ ऑफ सेकंड फुटिंग होगी, पैरापेट बेसमेंट स्टेप पे जाएंगे तो ब्रेड्थ ऑफ बेसमेंट स्टेप होगी, और डिवाइड 2 फार्मूले का होगा। तो लिहाजा उसी फार्मूले को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी, जो कि हमने ये फाइंड कर रखी है। उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस हमारे पास 4 है, 4 फार्मूले का है। उसके बाद 4 इंटू, ये इंटू आ गया, ब्रेड्थ ऑफ आइटम होती है। तो ये क्योंकि हम फर्स्ट फुटिंग को फॉलो करें, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए अब अपने ब्रेड्थ भी फर्स्ट फुटिंग लेनी है, इक्वल प्रेस करना है और इसकी ब्रेड्थ पे जाके क्लिक करना है। ये फर्स्ट फुटिंग है 600 वाली, 600 पे क्लिक किया, डिवाइड 1000 कर दिया, क्योंकि मिलीमीटर में हमें मीटर में चाहिए। तो ये आपके पास आ गई 0.6। अब डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है फार्मूले के हिसाब से, और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें, आप इसे इक्वल प्रेस करें, इक्वल आपने यहाँ ऊपर प्रेस करना है, नीचे आप प्रेस करेंगे तो आप इसको, इसकी वैल्यूज़ को ले नहीं सकेंगे। ये -4 इंटू 0.6 डिवाइड 2, तो ये आपके पास आ जाएगी 40.10। तो सेम इसी तरह नीचे अगेन आपने वही लेंथ लेनी है, -4 इंटू, इसी को नीचे कॉपी कर लें क्योंकि ये तो फार्मूले का है। और अगर यहाँ पर अब आपने सेकंड फुटिंग की लेनी है, जो आपकी ब्रेड्थ है वो सेकंड फुटिंग की है। अब ये सेकंड फुटिंग है, ये पहले तो हमने ले लिया, अब सेकंड फुटिंग पे आ गए तो डिवाइड 1000 कर देंगे। तो ये आपने सेकंड फुटिंग की ले ली 0.5, अब वही डिवाइड 2 कर देंगे, इसको नीचे कॉपी कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और इसी को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका आ गया 40.30। तो ये भी उसी फार्मूले से आ गई। अब यहाँ चूँकि ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग थी, यहाँ सेकंड फुटिंग थी, तो इसलिए 0.6 और 0.5 आया। अब थर्ड पे जाएंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, इसी को नीचे कॉपी कर ले,
और अब आप थर्ड पे आ गए हैं, तो थर्ड जो बेसमेंट फुटिंग है वो हमारी 400 है, डिवाइड 1000 कर दिया, तो ये 0.4 आ गई। बाकी वही आएगा हमारे पास, तो ये कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। और इसी को अगेन कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वही नीचे ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई 40.50। अभी आपने तीनों की लेंथ कैलकुलेट कर ली। याद रखें कि जो भी हम रिमार्क्स में आपको बता रहे हैं वो सारी लेंथ्स हैं, जो पीछे भी आपको ये इसके साथ ही शीट जो है वो उसमें सब कुछ कैलकुलेट किया गया है। यहाँ भी ये सारी आपको रिमार्क्स में लेंथ बताई गई है। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस शीट है, इसमें आप सब कुछ खुद से बनाएंगे। तो स्टेप हमारे पास क्योंकि 1 ही है, तीनों स्टेप 1 है। लेंथ हमने इसकी कैलकुलेट कर ली है, जस्ट यहाँ इक्वल प्रेस करना और यहाँ से शिफ्ट कर लेनी है। यहाँ इक्वल प्रेस किया और इससे शिफ्ट कर लिया, यहाँ से भी इक्वल प्रेस किया और इससे शिफ्ट कर लिया। अब आ गई इसकी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है, वही जो आपने यहाँ पर भी ली है वही आपने इधर भी ले लेनी है, यहाँ से जस्ट इक्वल प्रेस करके शिफ्ट कर लेनी है। अब आपकी आ गई हाइट। तो हाइट आपको क्रॉस सेक्शन में राइट साइड पे दी गई होती है, ये आपको बिलतरतीब हाइट दी गई 300, 400, 600। तो इसी हाइट्स को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप थी 300 डिवाइड 1000 कर देंगे। ये आपकी आ गई, सॉरी डिवाइड 1000 आपने 100 का, विच इज इक्वल टू, अब ये दूसरी आ गई हमारा स्टेप 400 डिवाइड 1000। और अब ये तीसरा आ गया, तीसरा हमारे पास आ गया ये 600 डिवाइड 1000। तो ये आप इसके डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये 2 डेसिमल तक हमने बढ़ा लिया इसे। अब आपने चारों को मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल प्रेस करेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, और इसी को आपने नीचे कॉपी कर लेना है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा। आप अपने तीनों को सम करना है, यहाँ पर रखेंगे सेल और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और ये देख लेना है कि रेंज तीनों को गिरता है और फिर एंटर कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 24.998। तो आपका ये टोटल आ गया एस्टिमेट जो रैंडम डबल मैसनरी थी, ये इसका टोटल आपने एस्टिमेट कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डीपीसी। तो डीपीसी जैसे कि आप जानते हैं कि डीपीसी अब जो बेसमेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप भी हमने कैलकुलेट, फर्स्ट फुटिंग कैलकुलेट कर ली, फिर सेकंड फुटिंग कैलकुलेट कर ली, उसके बाद बेसमेंट फुटिंग कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास आती है डीपीसी। तो डीपीसी जैसे ही बेसमेंट फुटिंग होती है, जो फ्लोर लेवल होता है उसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो हम डीपीसी यूज़ किया करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऊपर डीपीसी यूज़ होगी। इसके बाद यहाँ क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ इसके बाद आप डीपीसी मोस्टली यूज़ की जाती है थर्ड स्टेप के ऊपर, मतलब डोर से पहले। ये आपका डोर है ऊपर और ये डोर से पहले आपकी डीपीसी यूज़ की जाती है। वैसे डोर जहाँ जहाँ पर आता है वहाँ पर डीपीसी तो नहीं यूज़ की जाती, लेकिन बाकी सारी जगहों पर हम डीपीसी यूज़ करेंगे। तो डीपीसी जो होती है वो सेम जैसे जैसे बेसमेंट का स्टेप होता है, जैसे जैसे उसकी लेंथ होती है, जैसे जैसे उसकी ब्रेड्थ होती है, ऐसे ऐसे ही डीपीसी भी यूज़ की जाती है, क्योंकि उसी स्टेप के ऊपर आपकी डीपीसी आनी होती है। ये जो स्टेप है इसी के ऊपर आनी है, तो सेम वैल्यूज़ भी वही होंगी। तो इसमें अब ये जो हमारे पास आ गई है ये डीपीसी, इसमें ये हमारे पास 1 है और लेंथ वही होगी जो आपके बेसमेंट स्टेप की होगी, क्योंकि उसी के ऊपर डलनी है। तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर ये कैलकुलेट की हुई है 40.50 बेसमेंट स्टेप, ये बेसमेंट फुटिंग, ये यहाँ पर आप लिख लें बेसमेंट फुटिंग। और इसकी ब्रेड्थ जो होगी वो भी वही होगी जो इसकी होती है, और इसकी हाइट नहीं लिखी जाती क्योंकि ये इसका जो रेट होता है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 16.20। अब हमने डिडक्शन करनी होती है जहाँ जहाँ पर डोर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि डोर्स के ऊपर हम जो है वो यूज़ नहीं करते होते, क्योंकि डोर्स के ऊपर हमारा फ्लोर आता है, वहाँ डीपीसी नहीं आती, वहाँ फ्लोर आता है। वाल्स के ऊपर तो डीपीसी आती है और उसके ऊपर दूसरी वाल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डोर जिस जगह पर आना होता है वहाँ पर वाल नहीं होती, वहाँ पर डायरेक्ट डोर आता है। तो उस पर हम फ्लोर जो है वो इंस्टॉल करते हैं, फ्लोर आता है हमारा और फ्लोर के ऊपर ही हमने वो डोर लगाना होता है। तो इसलिए फ्लोर वाली जगह हमने उसमें से सबट्रैक्ट करनी होती है, क्योंकि वहाँ डीपीसी की जगह फ्लोर ले लेता है। तो वो कितने हमारे पास हमने देख लेना है, डोर्स कितने हमारे पास 1, 2 और 3 डोर्स हैं। तो ये 3 हो गए।
अब हमने देख लेना है कि इसकी लेंथ कितनी है डोर की। ये आपको लेंथ दी गई है 1000 इंटू 200 इसकी हाइट, 2000 इसकी हाइट है। ये विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगी। और इसकी ब्रेड्थ जो होगी ज़ाहिर है ब्रेड्थ उतनी ही होगी जितनी जो आपकी वाल की ब्रेड्थ होती है, क्योंकि ये डीपीसी तो उतनी ही डाल रही है, तो उतनी ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वही जो ब्रेड्थ है उसमें ऊपर ये कंटिन्यूसली आ रही है तो उतनी ही उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यही वाली ब्रेड्थ ऊपर वाली हम ले लेंगे 0.40। तो ये विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। तो ये आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होगी। तो जो भी चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है हम उसे रेड कलर में लिखते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसमें से माइनस कर देना हमने ये हमारे पास डीपीसी आ जाती है 15 स्क्वायर मीटर आ जाती है, जिसमें हमने इसके डोर सिल्स जहाँ जहाँ पर आ रही थी वो हमने डिडक्ट कर ली है। और ये जो ओवरऑल हमारी डीपीसी डलेगी वो होगी 15 क्यूबिक मीटर। अगर आप इसमें से सिल्स माइनस नहीं करेंगे तो आप डोर की जगह पे भी डीपीसी कैलकुलेट कर लेंगे, हालांकि डोर्स की जगह पे तो आपने डालनी नहीं है, वहाँ तो फ्लोर आना है, तो इसलिए आपने इसमें से डिडक्शन जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिकवर्क इन वॉल्स। तो ये हमारी थी डीपीसी। इसके बाद हम ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे। वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। नहायत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दूसरा इसका, उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसमें ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर और प्लास्टर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपका जो भी कमेंट है, मुझे जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। प्रैक्टिस शीट नीचे लिंक में मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस शीट में खुद से प्रैक्टिस करें और फिर मुझे रिप्लाई करें कि आपने सक्सेसफुली ये जो एस्टीमेट मैंने आपको समझाया था वो आपने तैयार कर लिया है। अदरवाइज आपको ये दूसरी जो बिल्डिंग एस्टीमेट की शीट है इसके साथ ही, प्रैक्टिस शीट के साथ ही, ये यहाँ पर फुल एस्टीमेट ऑलरेडी कैलकुलेट होया हुआ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। और ये जो रेड कलर की वैल्यूज़ हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ही आप चेंज करेंगे आपका एस्टीमेट चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई और दूसरी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको ब्लैंक मिलेगी, वहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको लाजमी एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको प्रॉपरली री एक्सप्लेन करूँगा। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले मैं जो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है या आपको समझ आ रही है। मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहता है। आपने मुझे कहा था कि एक कंप्लीट बिल्डिंग का एस्टीमेट हमें बताएं, तो मैंने वो वीडियो अपलोड की है। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको आगे शेयर करें और इसको एक बार प्रैक्टिस करें और फिर मुझे रिप्लाई दें। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।